Good morning, students. As you know, we were going through chapter number 2, forms of organization. In last video, we have discussed about types of partner, define of partnership. क्या होता है partnership? It's an agreement between two or more person. पहली चीज़ क्या हो गई? Agreement between two or more person who agree to share the profit and loss of the business. मैंने बताया था कि अगर चैरिटेबल वर्क के लिए या किसी और काम के लिए फर्म बनाई गई है दो जनों ने मिलकर, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी. पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है? बिजनेस होना जरूरी है. तो इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. फिर अपन ने डिस्कस किया था कि भाई पार्टनरशिप जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं. दो टाइप अपन ने डिस्कस किया था. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दो तरह का था, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप. फिर एक था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप. तो पहला फीचर जो पार्टनरशिप का आता है वो आता है बेटा फॉर्मेशन. क्या आता है बेटा? फॉर्मेशन. और ये आपको पहली डेफिनेशन से ही क्लियर है कि भैया पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है वो किसकी वजह से फॉर्म होती है? ड्यू टू एन एग्रीमेंट. तो इसमें अपन फॉर्मेशन वाले में क्या लिखते हैं बेटा? द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है, इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है. एंड इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू ए लीगल एग्रीमेंट. यहाँ पे दो चीजें. क्या? पहला, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है. एंड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस. What comes into existence? Partnership due to an agreement. ठीक है. तो पहला फीचर क्या हो गया? फॉर्मेशन. तो इसमें आपने को क्या लिखना है बेटा? क्या ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू एन एग्रीमेंट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा यहां पे लाइबिलिटी. What do you mean by liability? Liability का मीनिंग पता है क्या? It refers to an obligation to pay business debt. ठीक है. लाइबिलिटी कितनी तरह की होती है? दो तरह की, लिमिटेड और अनलिमिटेड. HUF में अपन ने बात किया था, दोनों चीजें थी. कर्ता की तो अनलिमिटेड थी, बाकी सब को पार्टनर्स की क्या थी? लिमिटेड थी. तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. और यहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि इंडिविजुअली एंड जॉइंटली दे आर लाइबल फॉर द फर्म्स डेट. यानी कि जो फर्म्स का उधार है, ठीक है, जो फर्म्स की लाइबिलिटी है वो इंडिविजुअली भी लाइबल है और कलेक्टिवली एज ए ग्रुप भी वो उसके लिए लाइबल है. यानी पैसे जो मांगता है वो किसी एक से भी वसूल कर सकता है, यानी अपन बात कर रहे हैं लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कि जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है. और जो पैसा मांगने वाला है वो किसी एक से भी वसूल कर सकता है या सबसे मिलाकर वो उनको लाइबल ठहरा सकता है. तो इन पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स आर अनलिमिटेड एंड दे आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर द फर्म्स डेट. तीसरा आता है बेटा रिस्क बियरिंग. In partnership, all partners bear the risk of business. Means business के जो भी profit and loss है, business को जो भी चलाने की risk है, all risk will be shared by partners as a team. Risk sharing का मतलब क्या है बेटा? कि in case of partnership, the risk of business is shared by all partners together. जो business को चलाने की जो risk है वो सारे partners क्या कराएंगे? मिलकर उठाएंगे. मतलब जो भी risk है वो किसकी है? किसी individual person की नहीं है. जैसे in case of sole proprietorship अपन ने पढ़ा था sole risk bearer. यहां पे क्या हो गया बेटा? कि risk is shared by all partners as a team. फिर एक आता है बेटा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. इन केस ऑफ HUF कंट्रोल किसके हाथ में होता है? कर्ता के हाथ में. सोल प्रोप्राइटर में इंडिविजुअल हाथ में, जो बिजनेस का ओनर है सोल प्रोप्राइटर. इन केस ऑफ पार्टनरशिप द डिसीजंस आर टेकन बाय म्यूचुअल कंसेंट. ऑल पार्टनर्स
come together, sit together and then they decide the decision. Means what? कि in case of partnership the decisions are taken with mutual consent. सारे पार्टनर्स एग्री होकर कोई भी डिसीजन लेते हैं और कंट्रोल जो है इट इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स. मीन्स व्हाट? कि बिजनेस को चलाने की जो भी जिम्मेदारी है वो सारे पार्टनर्स मिलकर शेयर करते हैं. एक पार्टनर कोई काम करता है तो अनदर पार्टनर जो है वो दूसरा काम करेगा. यानी बिजनेस जो है इट विल बी मैनेज्ड बाय ऑल पार्टनर्स टुगेदर एंड डिसीजन मेकिंग इज म्यूचुअल. ठीक है. उसके बाद एक आता है हमारे लिए बेटा कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी वाला पॉइंट क्या है? तो इन पार्टनरशिप देयर विल बी नो कंटिन्यूटी. मीन्स देयर विल बी नो कंटिन्यूटी मीन्स व्हाट? कि भैया एक भी पार्टनर की अगर डेथ हो गई, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी, इट विल अफेक्ट द पार्टनरशिप फर्म एंड इट मे इवन लीड टू द क्लोज ऑफ द बिजनेस. इवन क्या? बिजनेस बंद हो गई होगा. वन थिंग कि इफ रिमेनिंग पार्टनर वांट्स they can continue the business but for that they have to make a new agreement. Continuity वाला क्या है कि in partnership normally partnership में अगर किसी भी person की death हो जाती है, कोई भी पार्टनर इंसेन हो जाता है या इन्वॉल्वमेंट जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस पर आएगा और बिजनेस बंद हो जाएगा. बट एक चीज है कि अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं तो वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं बट फॉर दैट दे हैव टू मेक ए न्यू एग्रीमेंट. ठीक है. नेक्स्ट आता है मेंबर्स. एज पार्टनरशिप जो है कंपनीज एक्ट जो है कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 जो है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि भैया पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 100. बट करेंटली जो मेंबर है मैक्सिमम वो कितने हैं बेटा? 50 मेंबर्स हैं. मेंबर्स में आपको क्या ध्यान रखना है? टू फॉर्म ए पार्टनरशिप मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड. पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर यानी 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड हैं. बट जो कंपनीज एक्ट है वो ये कहता है कि मैक्सिमम कितने हो. जो कंपनीज एक्ट है ठीक है वो मेंबरशिप को लेकर क्या कहता है कि भैया मिनिमम जो मेंबर्स है वो तो होते हैं 2 और मैक्सिमम जो है जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 464 है ये कहता है कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो हो सकते हैं वो होते हैं 100. बट करेंटली जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो मैक्सिमम कितने हैं? 50. और सबसे क्रूशियल पॉइंट जो आता है बेटा वो आता है म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी. ऑल पार्टनर एक्ट एज ए एजेंट एंड ए प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर. जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं. एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं मतलब कि ऑल पार्टनर्स वर्क एज ए एजेंट एंड ए प्रिंसिपल ऑफ फर्म एंड एजेंट एंड ए प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर्स. मीन्स एक भी पार्टनर कोई काम करता है क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद करो क्या कहते हैं? बिजनेस इज रन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यहां पे म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है कि अगर एक भी पार्टनर कोई काम करता है तो एज ए एजेंट उसके द्वारा किए गए काम के लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी जिम्मेदार होंगे क्योंकि उनको वहां प्रिंसिपल माना जाएगा. आपको मेन चीज यहां पे ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन ना हो. एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन क्या होता है बेटा? जब कोई पर्सन अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को काम करने के लिए अपॉइंट करता है द पर्सन हु इज अपॉइंटिंग इज ए प्रिंसिपल और जिसको अपॉइंट किया जाता है वो क्या कहलाता है? एजेंट. एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए लाइबल कौन होता है? प्रिंसिपल होता है. तो पार्टनरशिप में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है. मतलब मान लो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है. एक्स ने कोई काम किया तो उसके काम के लिए वाई और जेड भी जिम्मेदार होंगे. ठीक है. सेम वे अगर वाई ने कोई काम किया तो उसके लिए एक्स भी जिम्मेदार होगा और जेड भी जिम्मेदार होगा. मींस एक भी पार्टनर ने कोई काम किया है फर्म के लिए तो उस केस में लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स की होगी. दैट मींस म्यूचुअल एजेंसी. व्हाट यू हैव टू राइट इन म्यूचुअल एजेंसी? ऑल पार्टनर वर्क एज ए एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर. मींस एज ए एजेंट other partners are bound by the act of that particular partner, or as a principal they are bound by the act of other partners. Is it clear? So what are the features of partnership? 7 features. पहला हो गया formation,
किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है बेटा? ड्यू टू एन लीगल एग्रीमेंट। लाइबिलिटी का क्या कहता है बेटा? कि पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। थर्ड, रिस्क बियरिंग, ऑल पार्टनर्स शेयर द रिस्क ऑफ बिजनेस एज ए टीम। डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग है, कलेक्टिव डिसीजंस है। कंटिन्यूटी है क्या? कंटिन्यूटी है क्या? नहीं है, क्योंकि एक की भी डेथ से बिजनेस बंद हो जाएगा। बट अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहें तो वो नया एग्रीमेंट कर कर क्या कर सकते हैं? फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। इज इट क्लियर? फिर अपन ने डिस्कस किया मेंबर्स, तो मिनिमम मेंबर्स है 2, मैक्सिमम 464 सेक्शन नंबर 464 कंपनीज एक्ट 2013 कितना है? 100, बट करेंटली कितना मैक्सिमम रखा हुआ है? 50। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। पहला मेरिट आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। क्या पार्टनरशिप को स्टार्ट करना इजी है? तो हाँ, इट इज फॉर्म ड्यू टू एन एग्रीमेंट। दो जने मिले, आपस में एग्रीमेंट किया और फर्म हो गई। और क्लोज करना भी आसान है। जो भी पर्सन फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है, ही विल गिव द नोटिस टू अनदर पर्सन एंड दे विल म्यूचुअली डिसाइड टू क्लोज द बिजनेस। ठीक है। सेकेंड मेरिट आता है बेटा बैलेंस डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ का एक लिमिटेशन था, लिमिटेड मैनेजर स्किल। एक अकेला जना सारे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, उसका इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ता है। तो सेम वे उसका अपोजिट यहां पे है, क्योंकि पार्टनरशिप में कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? सब पार्टनर्स के हाथ में। जो पार्टनर जिस काम में एक्सपर्ट है, ही विल डू दैट वर्क, तो उसके कारण वो काम क्या होगा? अच्छे से। तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग कैसे है बेटा? एक से भले दो, क्योंकि पार्टनरशिप में मेंबर्स हैं और सब म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं। दे विल ऑल पुट अप देयर आइडियाज, सजेशंस एंड दैट विल लीड टू अ बैलेंस डिसीजन मेकिंग। ठीक है। थर्ड इज मोर फंड्स। एज नंबर ऑफ मेंबर्स आर हाई, they will contribute more amount, so partnership have more fund compared to the sole proprietorship or HUF। पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेड फंड रिसोर्सेज क्यों थे? इंडिविजुअल पर्सन है तो वो जितना अपनी कैपेसिटी है उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही फंड होगा। बट एज नंबर ऑफ मेंबर्स आर हाई इन पार्टनरशिप, द फंड विल बी मोर एंड इट विल अगेन कम इन ए लिमिटेशन ऑल्सो। फिर मैं बताऊंगा कैसे वो लिमिटेशन भी है। तो मोर फंड क्या हुआ? क्योंकि मेंबर्स ज्यादा हैं तो सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो अल्टीमेटली उससे फंड जो है वो बड़ा हो जाएगा। फोर्थ है बेटा यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो इन पार्टनरशिप ऑल पार्टनर शेयर द रिस्क एंड उनका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जिसको अपन पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि किस परसेंटेज में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। तो ऑल पार्टनर्स विल शेयर द रिस्क। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। हाउ सीक्रेसी? लाइक इन केस ऑफ कंपनी आर लीगली बाउंड टू पब्लिश देयर एनुअल रिकॉर्ड्स। जो एनुअल रिकॉर्ड्स है उनको पब्लिक को बताना बहुत जरूरी होता है। बट एक जो पार्टनरशिप फर्म है उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट्स पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। उसको जनरल पब्लिक को अपने बिजनेस के सीक्रेट्स, अपने बिजनेस में क्या चल रहा है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट वे सीक्रेसी इज मेंटेन इन पार्टनरशिप फर्म। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप? पहला हो गया ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप इज फॉर्म ड्यू टू एन एग्रीमेंट and when partners does not want to continue it, they will give the notice to other partners and business क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सेकंड हो गया बैलेंस डिसीजन मेकिंग। हाउ? जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है वो काम वो कर रहा है और सब जने अपने सजेशंस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिसीजन जो होंगे वो क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे। थर्ड हो गया मोर फंड्स, क्योंकि पार्टनर्स नंबर ज़्यादा हैं, हर जना कंट्रीब्यूट करेगा, तो दे विल हैव द लार्ज फंड कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। रिस्क शेयरिंग, ऑल पार्टनर शेयर द रिस्क। एंड लास्ट क्या हो गया? सीक्रेसी। दे डज नॉट नीड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स, दे डज नॉट नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर बिजनेस टू जनरल पब्लिक। इन दैट वे लीगली बाउंड नहीं है, इस कारण उनकी क्या मेंटेन रहेगी? सीक्रेसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
इन पार्टनरशिप देयर इज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऑल पार्टनर्स आर लाइबल, ठीक है, जॉइंटली एंड individually, and they have the unlimited liability. Means if business assets are not sufficient, their personal assets will be used to pay business debts. Next आता है limited resources. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक तरफ तो अपन कह रहे हैं मोर फंड्स और एक तरफ कह रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। क्यों है लिमिटेड रिसोर्सेज? बिकॉज नंबर ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड, कि 50 मेंबर हो सकते हैं, हद से हद 100 मेंबर हो सकते हैं। तो अब जहां अपन कंपनी फॉर्म की बात करेंगे, जहां पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, तो वहां पे फंड क्या होगा? और ज्यादा होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले ज्यादा है, ये तो मेरिट है, बट जो दूसरे फॉर्म है, कंपनी फॉर्म है, उसके मुकाबले कम है, तो दैट इज लिमिटेशन, ठीक है। थर्ड जो हमारे लिए आता है लिमिटेड लाइफ, अपन डिस्कस कर चुके हैं, या लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि किसी भी एक की डेथ से, ठीक है, क्या होगा? बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा और बिजनेस जो है वो क्या हो सकता है? बंद भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज ए सेइंग कि भैया घर में 4 बर्तन होंगे तो आवाज भी होगी। मीन्स 2 जने, 3 जने, 4 जने रह रहे हैं तो आपस में कभी ना भाई कभी भी क्वारल होगा। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं, जैसे HUF में तो क्या था, एक ही परिवार के मेंबर्स थे, तो उनमें अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। मगर पार्टनरशिप में अलग अलग जने हैं जिनका सोच अलग अलग है, बैकग्राउंड अलग अलग है, तो इसके कारण बिजनेस में क्या क्रिएट हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड दैट मे लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस टू। वापस समझना, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप? पहला हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मीन्स इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, their personal assets will be used to pay the business debts. Second हो गया limited resources, merit में था more fund, क्यों? sole proprietorship के मुकाबले ज़्यादा है। limitation में क्यों है? क्योंकि कंपनी फॉर्म के मुकाबले कम है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है। लिमिटेड लाइफ, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि एक भी पार्टनर की डेथ से, इंसैनिटी से, इंसॉल्वेंसी से बिजनेस बंद हो सकता है। और फिर हो गया हमारे लिए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इज इट क्लियर? तो दीज आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, एक छोटा सा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप इज फॉर्म ड्यू टू एन एग्रीमेंट, ये अपन पढ़ चुके हैं। एग्रीमेंट में बी ऑरल और रिटर्न। पार्टनरशिप किसकी वजह से फॉर्म हो रही है? एग्रीमेंट की वजह से। एग्रीमेंट जो है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट टू अवॉइड डिस्प्यूट, इट्स बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट, एंड दैट रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। क्या है? पार्टनरशिप इज फॉर्म ड्यू टू एन एग्रीमेंट. An agreement may be oral or written, but to avoid future conflict, it is advisable to have the written agreement. And the written agreement between partners is known as partnership deed. And that agreement include all the terms and condition of partners. Partnership form. पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, हु विल टेक द डिसीजन, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो सारी चीजें मेंशन होती है किसमें? पार्टनरशिप डीड में. तो पार्टनरशिप डीड क्या है वापस समझना. पार्टनरशिप इज फॉर्म ड्यू टू एन एग्रीमेंट मे बी ऑरल और रिटर्न, but to avoid future dispute it is advisable to have the return agreement. So return agreement of partnership is known as partnership deed, and partnership deed contain all the terms and condition of partnership. Is it clear? Now let's talk about last topic of partnership, registration of partnership. Registration of partnership. पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है या वॉलंटरी होता है?
पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप दो तरह की होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और जब तक कहीं क्लियर लिखा हुआ नहीं हो, हमेशा ये माना जाएगा कि पार्टनरशिप की जो बात कर रहे हैं वो कौन सी पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या होता है बेटा, वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है। मीन्स आप चाहो तो करवाओ, चाहो तो मत करवाओ। पहले समझो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। रजिस्ट्रेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ entering the firm name into the register of firm maintained by registrar of firms। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि फर्म का जो नेम है, फर्म मतलब जो पार्टनरशिप है उसको फर्म कह रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म का नेम है वो एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है। जैसे कंपनीज के लिए केस में क्या होता है, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वैसे ही पार्टनरशिप के लिए कौन काम करता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें सारी पार्टनरशिप फर्म्स के नेम मेंशन होते हैं। तो उस रजिस्टर में जब फर्म का नेम एंटर हो गया तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन, एंटरिंग द फर्म नेम इनटू रजिस्टर ऑफ फर्म्स मेंटेन विद द रजिस्ट्रार ऑफ firms, and registration of partnership firm is voluntary act, means it is depend on partners that they want to register the firm or not। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, consequences of non registration। अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, अब आपको तीन कॉन्सिक्वेंसेज हैं मेन, ठीक है, मैंने उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो क्या है, अनरजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ केस नहीं कर सकते। अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी फर्म के जो पार्टनर हैं वो दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। मान लो एक पार्टनर ने चीटिंग करी, अब पार्टनर केस करना चाह रहा तो पॉसिबल नहीं है। ना ही अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स फर्म के खिलाफ केस कर सकते हैं, ना ही फर्म अपने पार्टनर्स के खिलाफ केस कर सकती है, और ना ही अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है। समझना, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स जो है बेटा वो पार्टनर्स या फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर और फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकते, ना ही अनरजिस्टर्ड फर्म अपने पार्टनर्स के खिलाफ केस कर सकती है, और ना ही अनरजिस्टर्ड फर्म किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पार्टी, मान लो मेरी फर्म है, मैंने किसी से माल मंगवाया, अब वो पैसा नहीं दे रहा, मैं उसके खिलाफ केस करना चाह रहा हूं तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, फर्म अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा थर्ड पार्टी के ऊपर। मीन्स अ थर्ड पार्टी कैन स्यू, कैन फाइल अ कंप्लेन, अ केस अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड फर्म ऑल्सो। एक अनरजिस्टर्ड फर्म अपने दूसरे लोग जिनसे वो बिजनेस कर रहे हैं उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, बट वो दूसरे जने चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन मीन्स व्हाट, एंटरिंग ऑफ द फर्म नेम इनटू द रजिस्टर ऑफ फर्म्स मेंटेन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलेंट्री, चाहो तो करवाओ, चाहो तो मत करवाओ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू, कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द अनदर पार्टनर्स और फर्म। Unregistered firm cannot file complaint against their partners, members, or unregistered firm cannot file complaint against the third party. Is it clear? So this is the consequences of non-registration. In this video we have discussed about features of partnership, merits and limitation, partnership deed क्या होता है और registration of partnership क्या है. Is it clear? If you have any doubt, ठीक है, you can ask me through WhatsApp. And one question to end this video, what is that, you will write down in comment section, ठीक है, इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, you will send me your reply of what will be the consequences of non registration. मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको वापस से मुझे लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में कि what are the consequences of
नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ताकि मुझे पता लगे आपको समझ में आया या नहीं आया. इज इट क्लियर? थैंक यू एवरीबडी, हैव ए नाइस डे.